गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हो सकता है आपको आवाज थोड़ा भारी लगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। आज जो क्लास में स्टार्ट करने जा रही हूँ वो वेस्ट बंगाल टेट के इन्वायरमेंटल साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन पे जो टॉपिक बन सकता है आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिवर कनेक्टेड विद द वेटलैंड ऑफ ईस्ट कोलकाता। ठीक है, कौन सा रिवर है जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वेटलैंड किसे कहते हैं। अगर आप नॉर्मली माने निकालने जाए, वेटलैंड मीन्स भीगा हुआ जमीन। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे सामने अगर हम एक जग पानी डाल दें अपने जमीन पर तो क्या वो वेटलैंड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वेटलैंड होने का मतलब है एक हमारा होता है पानी का इलाका, वाटर, जिसमें आपका समुंदर, नदी और भी बहुत सारे जो पानी के जगह है वो आ जाते हैं। दूसरा हमारा है ड्राई इलाका में हमारा माउंटेन, फिर हमारा जाकर के मैदान, तो वो सब जो है हमारे ड्राई इलाका में। इन दोनों के बीच में एक हिस्सा आता है जो कि जिसमें आपका जमीन होगा और उसके ऊपर पानी की एक अच्छी खासी मिकदार मौजूद होगी जो कि वेटलैंड कहलाता है। लेकिन वेटलैंड के डिफिनेशन में बस इतना ही काफी नहीं है। वेटलैंड का मतलब होता है आपके जो आसपास वेटलैंड होने का मतलब है कि उसके आसपास एक एनवायरनमेंट सा बने, यानी कि वहां पे बहुत सारे आपको स्पेसीज देखने को मिलेगी। जैसे आपको वहां पे बहुत सारे किस्म किस्म के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, जानवर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके आसपास एक तालाब है। ठीक है, वो तालाब में अगर मछली भी है, किसी ने मछली लाके छोड़ दिया, ठीक है, उसके ऊपर अगर डक भी है, ठीक है, आसपास कुछ पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं, तो वो एक वेटलैंड का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, वो एक वेटलैंड का एग्जाम्पल है। जैसे कि धान की खेती जो होती है तो उसमें आप अक्सर देखते होंगे कि पानी की एक अच्छी खासी मिकदार जमा होती है, जिसमें बहुत सारे लोग मछली भी लाके छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग तो पकड़ने भी जाते होंगे उसके। और आप धान तो उग ही रहा है, ठीक है, दूसरा क्या है, उस पे बहुत सारे लोग डग भी छोड़ देते हैं, तो वो भी एक वेटलैंड का हिस्सा माना जाता है। आज हम लोग वेटलैंड के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए। आज हम लोग वेटलैंड के बारे में इतना क्यों जान रहे हैं या इसके ऊपर एक तफसील से एक डिटेल्स में बात क्यों कर रहे हैं ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वेटलैंड जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, मान लीजिए आपके घर के पास तालाब है, ठीक है, वो आपका वेटलैंड के एग्जाम्पल है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसे समझिए। ठीक है, एक अच्छा खासा वहां पे मछली होता है जिससे लोगों की रोजगार सब चलता है। एक अच्छा खासा तरह तरह के पेड़ पौधे उगते हैं जिससे क्या ऑक्सीजन मिलता है। तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कचड़े ले जाकर या फिर जो भी कूड़ा करकट ले जाकर वो क्या करते हैं, उसी तालाब में डालने लगते हैं, जिसमें प्लास्टिक होता है और तरह तरह के ऐसे भी चीजें होते हैं जो कि मिट्टी ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती है, जिसके वजह कर क्या होते हैं, पानी जो होता है जहरीला हो जाता है। उसके अंदर रहने वाले जो भी जानवर है, मछली है या जो भी जानवर है, वो क्या होते हैं, मरना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी जो है उगना बंद कर देते हैं, पेड़ पौधे भी नए पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं। तो जिसके वजह कर क्या होता है, वो तालाब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, जहरीला होता जाता है और लोगों को जहरीली गैस क्या होता है, देने लगता है। तो इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया है जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसर कन्वेंशन। ठीक है, और इस कन्वेंशन में
जो जो वेटलैंड लिस्टेड होता है उसे रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा वेटलैंड लिस्ट नहीं होता है, बल्कि कुछ जो वेटलैंड है वो लिस्टेड है, उसे रामसर साइट कहते हैं। हम रामसर साइट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही 5 वेटलैंड को रामसर साइट में ऐड किया गया है। तो क्या है ना, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले के माइंड में अभी ये करंट है तो वो चल सकता है, तो आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो हम लोग वेस्ट बंगाल का टेट दे रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वेस्ट बंगाल की किस वेटलैंड को रामसर साइट में लिया गया है। तो वेस्ट बंगाल के 2 वेटलैंड है जिसे रामसर साइट में ऐड किया गया है। पहला जो है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और दूसरा जो है सुंदरबन वेटलैंड। उससे पहले आप एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो जान लीजिए, शायद एग्जाम में पूछा जाए और नहीं भी जाए तो आपका माइंड में ये चीज रहना चाहिए कि फ्यूचर में आपसे कोई बच्चा पूछ ले, आप टीचर बनने वाले कोई स्टूडेंट आपसे पूछ सकता है। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है, ये जो स्टार्ट हुआ था, इसकी जो मीटिंग हुई थी, ये 1971 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसकी मीटिंग जो हुई थी, पहली जो इस्टेब्लिश हुई थी 1971 में, लेकिन लागू कब से होना शुरू हुआ, मतलब बिल्कुल पूरी तरीका से अगर लागू बोला जाए तो 1975 से ये लागू होना शुरू हुआ। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया 1971 या 1975 में रामसर कन्वेंशन का हिस्सा नहीं था, जबकि इंडिया ने जो ज्वाइन किया है वो 1982 को इसे ज्वाइन किया है। ठीक है, यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया? उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। 1971 में ये स्टार्ट हुआ है, 1975 से इसे लागू किया गया और इंडिया ने ज्वाइन 1982 को किया। अब आते हैं वेस्ट बंगाल के कौन कौन से जो है वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो आपसे हो चुका है बात ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड को शामिल किया गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपका आता है वो ये आता है कि इन दोनों वेटलैंड को कब जो है रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है या रामसर साइट बनाया गया है। तो ये जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है इसे अगस्त 2002 में बनाया गया है और सुंदरबन वेटलैंड को जनवरी 2019 में बनाया गया है। लेकिन आपके लिए ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है कि जो सुंदरबन वेटलैंड है वो इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। याद रखिएगा, आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द इंडिया, तो आपका आंसर होना चाहिए सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन एक नेचुरल वेटलैंड है। नेचुरल वेटलैंड बोला जाता है जिसमें इंसान का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, कुदरत का इंटरफेयर, जैसे धान की खेती, वो तो नेचुरल नहीं होगा, उसे इंसान ने पानी भरा होगा खेत के जरिए, उसमें मछली छोड़ा गया होगा, उसमें डक ला के रखा गया होगा, वो एक आर्टिफिशियल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नेचुरल है, यानी कि समुंदर का इलाका खत्म हुआ, फिर यहाँ से हमारा जमीन स्टार्ट हो रहा है, दोनों के बीच में इधर से पानी आके और इधर का जमीन आकर के वहां पे क्या है, एक तालाब जैसा या कुछ बन गया, एक पॉन्ड या कुछ बन गया है, जहां पे मछली भी आ गई है, जहां पे तरह तरह के पेड़ पौधे उगने लगे हैं। तो वो एक जिसमें आर्टिफिशियल इंसान का कोई काम नहीं है। तो उसी तरीका से ये जो है आपका सुंदरबन, एक याद रखिएगा, सुंदरबन जो है वो नेचुरल वेटलैंड है, इसमें इंसान का कोई दखल अंदाजी नहीं है। जबकि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड बोला जाए तो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हैं। यानी नेचुरल तो है ही, अब नेचुरल है वो कैसे, हमारा क्वेश्चन ही देख लीजिए। द रिवर कनेक्टेड विद द वेटलैंड ऑफ द ईस्ट कोलकाता, कनेक्टेड है रिवर, तो रिवर अगर कनेक्टेड है तो वो जाहिर सा बात है कि वेटलैंड जो है वो नेचुरल होगा। लेकिन उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हो सकता है इंसान ने लाके लगाए हो, बहुत सारे जानवर को भी छोड़ा गया हो,
तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड। क्वेश्चन आता है द रिवर कनेक्टेड वेटलैंड ऑफ ईस्ट, कौन सा रिवर कनेक्टेड है, तो विंध्याधारी। अब विंध्याधारी कौन सा रिवर है, विंध्याधारी जो है वो एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब आपको पता होगा वो रिवर जो के बड़ी रिवर से निकलती है, या वो रिवर जो बड़ी रिवर में आके मिलती है, उसे ट्रिब्यूटरी रिवर कहते हैं। तो विंध्याधारी जो है एक गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर है। अगर आपसे इस बार फिर क्वेश्चन आ जाए और आपके ऑप्शन में गंगा हो और विंध्याधारी ना हो, तो आप गंगा को बिना ही देर किए हुए टिक कर सकते हैं, क्योंकि विंध्याधारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट इज अप्लाइड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज, कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड हेपेटाइटिस। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जो डिजीज है वो किसके जरिया फैलते हैं, यानी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, किस चीज के जरिया फैलते हैं। तो अगर हम कॉलरा की बात की जाए तो कॉलरा एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। क्या है कॉलरा, कॉलरा एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। टाइफाइड भी एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। जबकि हेपेटाइटिस, बहुत सारे लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन इसका एक कॉमन नाम जो सब जानते होंगे हेपेटाइटिस को, जॉन्डिस, पता है ना, जॉन्डिस कहते हैं। तो ये जो है आपका वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो ये क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर आते हैं कि ये जो बीमारी है किसके जरिया फैलती है। ऑप्शन में आपका वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो ये जो है हम जानने से पहले कि इसके आंसर जानने से पहले हम देख लेते और भी कौन कौन सा बीमारी है जो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ वगैरह से फैलता है। तो देखते हैं वायरस से कौन कौन सा जो है बीमारी फैलता है। तो येलो फीवर बहुत ही कॉमन बीमारी है, ठीक है, जो किससे फैलता है, वायरस से। पोलियो वायरस से, एड्स वायरस से, नीपा वायरस जो जानवरों के जरिए इंसान को होता है वो भी वायरस के जरिया ही, नाम में ही लगा हुआ है नीपा वायरस। इबोला वायरस से, पोलियो डबल रिपीट हो गया, कोविड-19 अभी जो हाल फिलहाल जो बीमारी चला वो तो वायरस से, सब जानते हैं कि कोरोना वायरस। बैक्टीरिया से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे आम लफ्जों में लोग टीबी भी कहते हैं, किससे फैलती है, बैक्टीरिया से। निमोनिया किससे फैलती है, बैक्टीरिया से। पी जो है निमोनिया में साइलेंट लगा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम में पी निमोनिया करके लिखा हुआ हो, पढ़ा उसे निमोनिया ही जाता है, तो आप गलत मत कीजिएगा। कॉलरा बैक्टीरिया से, टाइफाइड बैक्टीरिया से। फंगस, अब फंगी या फंगस किसे कहते हैं, अक्सर देखिएगा कुछ दिन का रोटी रखा हुआ रहता है या कोई मसाला में एक सादा कलर का ये जम जाता है ऊपर में, जो कि फंगस कहलाता है। सिर्फ रोटी वगैरह में भी नहीं, सामान वगैरह भी आप कुछ दिन तक छोड़ दीजिएगा जिसमें पानी लगता रहे, तो वो देखिएगा उसमें एक तरह का फंगस जम गया है। या फिर काई वगैरह जो होता है वो भी एक तरह का क्या है, फंगस ही है। तो फंगी जो है, रिंग वर्म में ये हो जाता है ना बॉडी पे एक पूरा गोल गोल टाइप का दाग, वो उसे कहते हैं रिंग वर्म। वो किसके जरिए होता है, फंगस के जरिए। रस्ट ऑफ वेट, रस्ट ऑफ वेट जो गेहूं चावल जिसकी जो ये रस्ट बच जाते हैं उससे एक बीमारी फैलता है जो कि फंगी से होता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी फैलता है, काला आजार प्रोटोजोआ से फैलता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से। स्लीपिंग सिकनेस, अक्सर लोगों के क्या होता है, काम करते करते सोने का मन करता है, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, सोने का मन करता है, तो वो एक स्लीपिंग सिकनेस है जो कि प्रोटोजोआ से फैलता है। डायसेंट्री किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। अब हम देखते हैं डॉट, इस कौन सा बीमारी में डॉट का अप्लाई होता है। तो रहा बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट का हम नेक्स्ट डिजीज का जो लाएंगे, इसमें हम बता चुके हैं कि किससे बीमारी फैलता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट में हम बताएंगे जो भी बीमारी है उसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो डॉट जो होता है, डॉट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी। याद रखिएगा, हो सकता है आपका आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो टीवी में, याद रखिएगा किसमें, टीवी में जो ट्रीटमेंट यूज की जाती है डॉट, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी। डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर मैंग्रोव इन नेचर। अब मैंग्रोव इन नेचर यानी कि हमको जानना पड़ेगा कि मैंग्रोव का जो ट्री होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले मैंग्रोव ट्री के बारे में जानते हैं। मोस्टली ट्रॉपिकल रेन, जो कि ट्रॉपिकल रेन में पाया जाता है। ये मान लीजिए वर्ल्ड है, ये हमारा इक्वेटर आ गया, यहां से हमारा आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके ऊपर आया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस एरिया में जो है मोस्टली हमारा कौन सा पाया जाता है, मैंग्रोव ट्रीज पाया जाता है। ठीक है, यहां हमारा टेम्परेट आ जाएगा, यहां हमारा टेम्परेट आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंग्रोव पाया जाता होगा लेकिन बहुत ही कम मिकदार में, बहुत ही कम मिकदार में। तो समझ में आपको, इस एरिया में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एरिया में पाया जाता है। इस दूसरा सबसे बड़ा क्या फायदा है मैंग्रोव ट्री का, ये सॉल्ट टॉलरेंट होता है। यानी कि समुंदर के अगर किनारे में ये पाया जाता है तो समुद्री में जो नमकीन पानी होती है उससे क्या होता है, वो सॉल्ट को टॉलरेंट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। दूसरा, अगर किसी तरह का पौधा या किसी तरह का पेड़ या ट्री समुंदर के पास में नहीं उगता है क्योंकि वो सॉल्ट को क्या होता है, टॉलरेंट नहीं कर पाता है। लेकिन मैंग्रोव जो है सॉल्ट को क्या करता है, टॉलरेंट कर पाता है। तीसरा, ये सॉल्ट को टॉलरेंट करता है इसीलिए इसे हैलोफाइट कहते हैं। अक्सर हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ हैलोफाइट। ऑप्शन में आपका या फिर मैंग्रोव ट्री दिया हुआ रहेगा, या मैंग्रोव ट्री के बारे में जो मैंग्रोव ट्री में आता है जो भी ट्री, जैसे कि आपका आ गया गेनवा, गैरेंट, तो वो आपका किस में दिया हुआ रहता है, हैलोफाइट के एग्जाम्पल में दिया हुआ रहता है। याद रखिएगा, जो पेड़ या दरख्त क्या होता है, नमक को टॉलरेंट कर पाता है, सॉल्ट को टॉलरेंट कर पाता है, वो हैलोफाइट कहलाता है। तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम। अब कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम किसे बोले जाते हैं, मान लीजिए कि ये ट्री है, ये ट्री है, तो इसका जड़ इधर भी है, इसका जड़ इधर भी है, यानी आपको जो है पहचानने में प्रॉब्लम होगा या जानने में कि इस पेड़ का जड़ कौन सा है। तो वो जो है ढेर सारा जो है जड़ होता है उस ट्री में, एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि मैंग्रोव ट्री का क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम जान लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 60% फाउंड इन सुंदरबन। मैंग्रोव ट्री इंडिया में हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, इंडिया में 60% जो पाया जाता है वो सुंदरबन में पाया जाता है। सुंदरबन में बाकी पूरे इंडिया में मिला करके 40% पाया जाता है और सिर्फ सुंदरबन में ही 60% पाया जाता है। अब सुंदरबन कहाँ पे है, सुंदरबन हमारा वेस्ट बंगाल में, तो हो गया ना हमारे लिए बहुत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हो गया ना, बहुत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब सुंदरबन की कुछ बात कर लेते हैं। तो सुंदरबन को नेशनल पार्क बनाया गया है 1984 में, ये याद रखिएगा आप लोग, 1984 में क्या बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया, और 1987 में सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया, जो यूनेस्को के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यूनेस्को के द्वारा होता है, उसमें शामिल कर लिया गया। अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्लोइंग ट्रीज आर मैंग्रोव।
तो जाहिर सा बात है ऐसा ट्री होगा जो समुंदर के किनारे होता होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट को क्या होता है, टॉलरेट करने की शक्ति ज्यादा होती है, या फिर वो अपने लीफ के जरिए सॉल्ट को खारिज कर देता है, या फिर जड़ों में ही कुछ ऐसा केमिकल या कुछ होता है जिसके जरिए वो सिर्फ क्या बोला जाता है, वाटर को ही ऑब्जर्व करते हैं, सॉल्ट को हटा दिया जाता है। तो मैंगो तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि समुंदर के पास। पपाया एनी टाइम एवरग्रीन तो नहीं होता है, हमेशा वो आपको क्या रहेगा ना, जो ये ट्री के बारे में बात कर रहे हैं मोस्टली एवरग्रीन रहेगा, मतलब आपको हमेशा इसमें साल भर क्या है, हरा हरा पत्ता देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पपाया हो नहीं सकता है, यानी ये ऑप्शन गलत। बनियान, जारुल, साल, ठीक है, तो ये जो है जारुल, ये भी हमारा क्या है, मैंग्रोव का पार्ट नहीं है, तो गलत। ओक जो होता है, ओक मोस्टली जो हमारा होता है वो टेम्परेट रेन में पाया जाता है, क्योंकि इसमें पत्ते नहीं होते हैं। बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, बैन, गैरेंड एंड जेनवा। क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों से पूछा जाता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर वाइल्ड एनिमल्स, इसमें से वाइल्ड एनिमल्स कौन सा है। इतना इजी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप बहुत ज्यादा लकी है। तो वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स में फर्क क्या है। वाइल्ड एनिमल्स उस एनिमल्स को कहते हैं जो इंसान घरों में नहीं पाल सकता है, जिससे लोगों को खतरा होता है, ठीक है। और डोमेस्टिक एनिमल्स उस एनिमल्स को कहते हैं जो इंसान घरों में पालते हैं, जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, जिससे लोग फायदा हासिल करते हैं, वो कहलाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी जिसे हम लोग पालते हैं। और वाइल्ड एनिमल जिसे हम लोग नहीं पाल सकते हैं, या एक तरह से मना भी है, आप उसे नहीं पाल सकते हैं, कानूनन मना है, आप उसे नहीं पाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन सिप। सिप मीन्स होता है भेड़। नॉर्मल आदमी लोग सिप को पालते हैं, आप देखें रोड पे भी चलते हैं तो लोग ले जा करके चलते हैं, तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक। हॉर्स, हॉर्स भी बहुत, कोई हॉर्स से भी उतना नुकसान नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। दूसरा हॉर्स एंड गॉट, तो गॉट जो है नॉर्मल आदमी लोग, आपको हर 10 में से एक घर में मिल जाएगा कि लोग क्या करते हैं, बकरी को पालते हैं, ठीक है, घर में रखते हैं, ठीक है, जिससे आदमी दूध, गोश्त, बहुत सारा चीज, मटन जो आप लोग खाते हैं वो हासिल करते हैं। तीसरा आता है टाइगर और स्नेक। क्या आप टाइगर खरीद के लाके घर में रख सकते हैं। पता चला कि टाइगर को रखने के बजाय आपका घर का ही किसी को खा गया, तो इसे आप नहीं रख सकते हैं, ये एक वाइल्ड एनिमल है। स्नेक को भी आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये इंसान को नुकसान पहुंचाता है, ये एक वाइल्ड एनिमल है, और इस दोनों को रखने से आपको कानून भी मना करेगा, तो ये एक वाइल्ड एनिमल है। चौथा आता है हमारा गॉट एंड काउ, बकरी। सिंपल सा बात है, नॉर्मल आदमी डोमेस्टिक एनिमल से, काउ डोमेस्टिक एनिमल से, तो हमारा आंसर क्या हो गया, टाइगर और स्नेक एक वाइल्ड एनिमल है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी क्वेश्चन था द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, आजादी के बाद के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है। तो याद रखिएगा एक बात, ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपको क्या होगा, एक बार आपको खोल के जरूर देखना है, एग्जाम में जाने से पहले आप 2-3 बार उसे पढ़ लीजिए। फर्स्ट कौन है, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका स्टैटिक जीके से 1-2 क्वेश्चन आ जाए। और क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज को पढ़ते रहते हैं, तो आप एग्जाम में रिकॉग्नाइज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाइएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन मिनिस्टर पूछा जा रहा है, तो एजुकेशन जो मिनिस्टर है हमारा फर्स्ट, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है। तो हम लोग एजुकेशन लाइन में जा रहे हैं, तो इसीलिए हमसे क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर पूछा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमसे प्राइम मिनिस्टर ना पूछा जाए, हमसे आपका वेस्ट बंगाल का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ना पूछा जाए, पूछा जा सकता है, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड है तो मोस्टली क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। तो फर्स्ट आप वोमेन एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट वेस्ट बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ लीजिएगा, करंटली एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ लीजिएगा, करंटली वेस्ट बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ लीजिएगा,
तो वो क्या होगा ना, आपको अप टू डेट भी रखेगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसको एलिमिनेट करने में मदद करेगा।